নমস্কার, স্পট নিউজের সাথে আমি আনন্দ মুখোপাধ্যায়। শুরু করছি আমাদের আজকের বিশেষ প্রতিবেদন। ভারত চীন যুদ্ধের আবহে বলির পাঠা হলো পাকিস্তান। আমি আজ যা দেখাবো আপনাদের এক কথায় তা আশ্চর্য করে দেবে। আমরা আগের পর্বে দেখিয়েছিলাম দৌলত বেগ ওল্ডি এর সামরিক বিমান ঘাঁটির কথা। আজকের প্রতিবেদনটি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই বিমানবন্দরটি আজকের এই আকসাই চীনের সংঘর্ষের আবহে। আমরা আজকে আপনাদের দেখাবো এই ঘটনা, মানে চীন ভারতের সংঘর্ষের ঘটনা যদি চলতে থাকে এবং শেষমেশ যদি এটা যুদ্ধে পরিণত হয় তাহলে কেমন করে ফেঁসে যাবে পাকিস্তান। সম্প্রতি নিজের ক্ষমতার বাইরে বেরিয়ে চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর এর নামে কয়েক হাজার কোটি মার্কিন ডলার ধার নিয়েছে। আর পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে বলতে গেলে পাকিস্তানকে বিক্রি করে দিয়েছে চীনের কাছে। তাই আজ যদি সত্যি সত্যি ভারত চীন যুদ্ধ বাঁধে তাহলে দেখুন কি হবে পাকিস্তানের অবস্থা। আজকে আমার প্রতিবেদন বলতে গেলে শুরু করছি পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভাষ্যকার কমর চিমার কথা দিয়ে। আমরা শুনবো তিনি কি বলছেন। पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हैं। खुश क्यों हैं इसकी वजह भी जान लीजिए। अब 4 लड़ाइयों में तो भारत से वो हार चुके हैं। अब जब चीन और भारत में तनाव पैदा हुआ तो उन्हें लगता है कि चीन अपना दोस्त है और वो भारत से भिड़ गया है, तो खुश होना चाहिए। ठीक है भाई, खुश हो लीजिए, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। मेरी बातों पर तो आपको यकीन आएगा नहीं, इसीलिए आपके ही देश के एक बहुत बड़े और नामी पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा साहब का एक बयान ढूंढ कर लाया हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये मामलात इतने सिंपल नहीं है कि आप कहें कि इंडिया और चाइना के हालात खराब हो गए हैं तो जंग के दहाने पे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको थोड़ा सा एक होलिस्टिक पिक्चर आपके व्यूअर्स के पास आनी चाहिए। भले इंडिया और चाइना की 1962 में वॉर हुई, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहां पे कभी गोली नहीं चली। वो हमेशा डंडे पत्थर और इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि होता है एलओसी पे तो हमेशा बड़ी हैवी फायरिंग और किस तरह इंडियंस करते रहते हैं। और ऊपर से आपने ये भी देखना है कि इंडिया और चाइना जो है उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन के करीब है, और उन्होंने प्लान किया हुआ अगले $500 अरब तक इसको लेके जाना है अगले 2-4-5 साल में। सो यहां पे हमें देखना यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी है और कोऑपरेशन भी है। ये जो टेक्टिकल लेवल पे, छोटे लेवल पे बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स हैं, आपने जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में है सन वेडोंग, उनका बयान सुने, वो कहते हैं ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर। শুনলেন তো রাজনৈতিক ভাষ্যকার কমর চিমার কথা। তিনি যা বলছেন এক কথায় বিস্ফোরক বলা যায়। এরপর আমরা শুনবো পাকিস্তানের প্রাক্তন জেনারেল আমজাদ শোয়েব কি বলতে চান। দেখুন সেই ভিডিও। जो लोग भारत चीन विवाद पर खुश हो रहे हैं, दरअसल वो ये नहीं जानते कि ये विवाद पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। भारत और चीन मौजूदा विवाद को बिना किसी जंग के सुलझा लेंगे, लेकिन बीच में पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। फंसा इसलिए है क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट पर संकट के बादल घिर चुके हैं, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब खुद कह रहे हैं। एक परेशान कुन वहां पे मसला नजर आता था, वो ये कि वहां पे तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे अगर एरियल हम लें, वहां से उसको मापें, तो तकरीबन 8-9 किलोमीटर के फासले पे कराकोरम हाईवे है जो पाकिस्तान की, जो आप कह लीजिए कि चीन के साथ हमारा बेसिक लिंक है, और सीपैक आगे बन रहा है वहां पे। अब चीज ये है कि इसमें जहां तक सीपैक को स्टॉल करने का चक्कर था, या आप गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई निगाह रखी हुई थी तो उसमें तो अमेरिका की मर्जी शामिल थी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब ये सीपैक तो गुजर रहा है वहां पे एक मुतनाज़ा इलाके में से। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका किसी न किसी शक्ल में इस मामले में इंडिया को सपोर्ट करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, भारत का एतराज कानूनी रूप से भी सही है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का इलाका है जिस पर पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठा है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि अगर कल को भारत चीन विवाद बढ़ता है तो सीपेक प्रोजेक्ट के रूप में अपनी आवाम को जो झूठा सपना दिखा रहा है वो सपना टूट जाए। শুনলেন তো আমজাদ শোয়েবের কথা। এবার আপনাদের দেখাবো পাকিস্তানি মিডিয়ার এক অংশ, একজন অত্যন্ত সিনিয়র রিপোর্টার ওরা মকবুল, তিনি কি বলছেন। अब चाइना जो है यूं समझे सर है, ठीक है, ये पूरी दुनिया धड़ है, ये गर्दन पाकिस्तान है और गर्दन सीपैक की लाइन है। तो ये गर्दन पे को बैठ गए तो खत्म। तो अब वो लद्दाख वो गर्दन का सिरा है जिस पे इंडिया को बिठाने की कोशिश की जा रही है।
बहुत और sensitive आप है। अंदाजा करें कि अगर चाइना के बॉर्डर पे तोपें खड़ी हो तो 24 किलोमीटर तक तो गोला आम जाता है ना। जी बिल्कुल। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये बताओ। एक ही निकलेगा कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। अच्छा, जो हम रोज से कह रहे हैं ना, हम क्या देखा और चाइना क्या करेगा? देखो जैसा पाकिस्तान इंडिया हमला करेगा ना, ठीक है, तो आलमी ताकत करके पहुंच जाएंगे ओके, कि चुप करो यहाँ, पीस करो, वरना ये तो पागल हैं, ये तो बम चला देंगे। ठीक है। और जब इंटरनेशनल फोर्सेस वहां पहुंचेंगी तो ये इलाका कम से कम 5-7 साल के लिए डिस्टर्ब हो गया ना। सीपैक कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है इस मीनवाइल? मुझे बहुत बड़ी ये साल गुजर जाए ना सही तरह तो बड़ी बात है। আমরা আজকে শুধু এইভাবে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে যাব। এই ভারত চীন বিবাদ নিয়ে ফেটে পড়লেন রিটায়ার্ড পাক জেনারেল গোলাম মোস্তাফা। তিনি আমরা আগের দিনে গতদিন আমাদের প্রতিবেদনে দেখিয়েছিলাম যে দৌলত বেগ ওল্ডি এয়ারপোর্ট নিয়ে যে কিভাবে আমরা মানে ভারতীয় জেনারেলরা, ভারতীয় বিমান বাহিনী কিভাবে অত্যন্ত দক্ষতা ক্ষিপ্রতার সাথে নিজেদের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে বিমানবন্দরটাকে ভালো করে তৈরি করেন। সেই বিমানবন্দরটা আজকে একটা কি পয়েন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যুদ্ধে, সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন পাকিস্তানের রিটায়ার্ড জেনারেল গোলাম মুস্তাফার কথায়। তিনি এরপর দৌলত বেগ গোল্ডি নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। পাকিস্তানের দূরদৃষ্টির অভাব বললেন যে পাকিস্তানের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল, যারা আমাদের ওরা তো বলে গদিকে বলে সিয়াসত, যে আমাদের পাকিস্তানের সিয়াসতে যারা বসেছিলেন এতদিন তাদের কিন্তু টোটালি দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। ভারত অত্যন্ত তৎপরতার সাথে, অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে তারা এই গোল্ডি এয়ারপোর্ট, দৌলত বেগ গোল্ডি এয়ারপোর্টটাকে তৈরি করে ফেলেছেন। তার কথায় মনে হচ্ছে শুনে যে এই দৌলত বেগ গোল্ডি এয়ারপোর্টকে নিয়েই ভারত কিন্তু একটা দাবার চাল দিয়ে রেখেছে। আর কেমন ভাবে চাল দিয়ে রেখেছে তা শুনুন জেনারেলের মুখেই। दौलत बेग ओल्डी को एक आम मुकाम से इन्होंने एक ब्रिगेड साइज से ज़्यादा बड़ी एक ना सिर्फ कैंट बनाया, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया। अब यहाँ से ना सिर्फ ये कि अक्साई चीन वगैरह पे हमला किया जा सकता है, कि केएच पे हमला किया जा सकता है, लेकिन ये अपनी हैवी मशीनरी यहाँ पे ला सकते हैं। दूसरी जो खबर जो ये थी सीपैक को डैमेज किया जाए तो चाइना का जो रास्ता है न सिर्फ पाकिस्तान से कट जाएगा बल्कि वस्ती एशिया रियासतों से कट जाएगा, और थोड़ा सा अगर ऊपर नॉर्थ से जाएंगे तो फिर वो रूस के साथ मसाइल बन जाएंगे। तो चाइना के लिए सीपैक बेकार हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए भी वो सिर्फ एक सड़क रह जाएगी सारी। শুনলেন তো জেনারেলের কথা? আর তাই যদি হয় তাহলে কি হবে পাকিস্তানে, দেখুন সেই ভিডিও। पाकिस्तान जो सीपैक कर रहा है ना, वो खुद उसके लिए कितना खतरनाक है इस बात को वहां की आवाम नहीं समझ रही, क्योंकि उसे सरकार की तरफ से जो सब्ज़बाग दिखाए गए हैं वो उन पर खुली आंखों से यकीन कर रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त जो चीन के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताते हुए थकते नहीं हैं, उनके लिए पहले आपके ही न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर पाकिस्तानियों की ही जुबानी झूठे सीपैक की पोल पट्टी भी खोलता हूं। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले 5 चीनी इंजीनियर्स को मुल्क बदर कर दिया गया। चीनी इंजीनियर्स का बगैर सिक्योरिटी कैंप से ना निकलने देने पर एहलकारों से झगड़ा हुआ था। चीनी बाशिंदों ने एहलकारों को थप्पड़ मारे और सरकारी गाड़ी पर चढ़ गए थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में कसूरवार पाए गए। तो चीनियों की नजर में पाकिस्तान की औकात क्या है, ये आपको साफ नजर आ गई होगी। सीपैक के जरिए किस तरह चीन पाकिस्तान को अपना गुलाम बना रहा है, ये समझने के लिए पहले थोड़ा सा सीपैक के बारे में जान लेते हैं। 7 साल पहले चीन ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। मकसद पाकिस्तान और मध्य एवं दक्षिण एशियाई देशों में अपना प्रभुत्व बढ़ाना है। उस वक्त इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो 2017 तक बढ़कर 62 बिलियन डॉलर हो चुकी थी। यानी 3 साल में ये और ज्यादा बढ़ गई होगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सीपैक में 80% इन्वेस्टमेंट चीन और पाकिस्तान का ज्वाइंट वेंचर है, जबकि 20% कर्ज के रूप में दिया गया है। ये जो 20% पैसा चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के रूप में दिया है, वो पाकिस्तान की जीडीपी का करीब 6% है। कर्ज देने वालों में मुख्य रूप से चीन के 3 बैंक हैं, एक्सिम बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड। अब कर्ज का तो मतलब ही होता है कि भाई उसे सूद समेत लौटाना भी होगा। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसे बेहद कम यानी करीब 2% के आसपास इंटरेस्ट रेट पर कर्ज मिला है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि सीपैक के नाम पर मिला ये कर्ज पाकिस्तान के गले का फंदा बनने जा रहा है। এ তো গেল রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং
পাকিস্তানের সামরিক জেনারেলদের কথা। আমরা এবার আসব পাকিস্তান মিডিয়ার কথায়। মিডিয়া কি ভাবছে? পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাংবাদিক মুবাস্সার লুকমায়ের কথায় আমরা জেনে নেব যে তাদের ভাষ্যটা কি। তারা তো প্রতিনিয়ত এই নিয়ে খবর করে থাকেন, তারা এই ইতিহাসের মধ্যে, যুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যে ডুবে থাকেন। তাদের ভাষ্যটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুনুন লুকমায়ের কি বলেছেন। क्या सी पैक पाकिस्तान को फायदा देगा या नहीं, डॉक्टर साहब? आई थिंक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप सही तरीके से करें तो बेइंतहा फ़ायदा देगा, अगर आप गलत तरीके से करें तो वही जो है वो आपके गले में फंदा बन जाएगा। हम कैसे कर रहे हैं अभी? आई थिंक इस वक्त हम, और ये तो IMF की रिपोर्ट में भी आ गया है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो ये जो लाइबिलिटीज़ आप ले रहे हैं, कर्ज़े जो ले रहे हैं, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं, ये आपका वबाले जान बन जाएगी, आप इसको सर्विस नहीं कर सकेंगे। শুনলেন তো সাংবাদিক লুকমায়ের কথা। শুধু সাংবাদিকরাই নন, ক্ষুব্ধ প্রবীণ রাজনীতিকরাও। চীনের পয়সায় বানানো সোলার পাওয়ার কি অবস্থায় দাঁড়াবে, এবং এটাই হবে মারণাস্ত্র পাকিস্তানের পক্ষে একমাত্র। কারণ চীন থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে এবং সেই টাকার একটা বিশাল স্ক্যাম হয়েছে। কয়েক লক্ষ কোটি ডলার এখানে খরচা হয়ে গেছে এবং শেষমেশ তার পরিণাম কি হলো যে পাকিস্তানের জনসাধারণকে 17 টাকা পার ইউনিট দিয়ে সোলার পাওয়ার কিনতে হবে। আর হাস্যকর কথা কোথায় জানেন? যদি একটা পাকিস্তানের আম নাগরিক একজন, তিনি যদি সোলার পাওয়ারের সিস্টেমটা কিনে নিয়ে বাড়িতে সোলার পাওয়ার বানান, তাহলে তার দাম পড়বে মাত্র 3 টাকা। এমনকি বিদেশেও বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু 3 টাকা, 4 টাকা, 5 টাকা এর মধ্যেই সোলার পাওয়ারের পার ইউনিটের দাম ঘোরাফেরা করে। সেখানে পাকিস্তানের জনসাধারণকে কিনতে হবে 17 টাকা মূল্যে পার ইউনিট, এবং সেটা একরকম প্রেশার দেওয়া হবে। কারণ এই সোলার ইউনিটটা যেহেতু সরকার তৈরি করেছে, প্রাইভেট কেউ যদি নিজেরা ছোট ছোট করে ইউনিট তৈরি করে তাহলে তাদেরটা কেউ কিনবে না। আর সেটা যদি না কেনে তাহলে পাকিস্তান সরকার একটা বিরাট লসের মুখে পড়বে। তাই আমরা এখন শুনে নেব প্রবীণ রাজনীতিক ওয়াকার আকরাম की बोलते हैं। सुनो। पाकिस्तान के भी भीतर खाने में ये बात समझ आ गई है। शायद यही वजह है कि इमरान खान की सरकार में प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री अब्दुल रजाक दाऊद ने रिव्यू कराए जाने तक प्रोजेक्ट को स्थगित करने का प्रस्ताव दे दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगस्त 2019 में इसमें करप्शन की जांच के लिए पाकिस्तान सरकार ने कमेटी बनाई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताया कि इसमें बड़े बड़े घपले हो रहे हैं। अगर बिजली में इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो बिजली लेट से 10 रुपए की आप बनाएंगे एक यूनिट, और उसके बाद उसको आप 30% लॉसेस भी होंगे, तो वो जब इंडस्ट्री के पास पहुंचेगी वो 13 रुपए की पड़ जाएगी, और बाकी दुनिया जो है बिजली 3-4 रुपए पे लेगी, तो आपकी इंडस्ट्री नहीं अफोर्ड कर सकेगी ये बिजली लेना, और ना फिर आपकी वो जो रिकवरी होगी आपकी इंडस्ट्री की वो तो नहीं होगी। बाय द वे सोलर वो 17 रुपए यूनिट ले रहे हैं। सोलर वो 17 रुपये ले रहे हैं, और सोलर UAE में आप 3 रुपये का ले रही हैं। मैक्सिको ने अभी 4 रुपये का सोलर का किया है हिसाब किताब, हम 17-18 रुपये पे लिए हैं, और प्रोजेक्शन ये है कि अगले 10 साल में सोलर 1 रुपये पे आ जाएगा। तो हम 17 रुपए का क्यों ले रहे हैं हम चाइना से? क्योंकि हमने उसको ना डिज़ाइन उसका देखा है, ना हमने देखा है क्या क्वालिटी उसकी क्या है, पता नहीं जो भी उसके और उसमें जो घपले हैं वो अलग बात है। उसकी फाइनेंसिंग हमने बहुत एक्सपेंसिव कर रखी है। सो आई थिंक कि बेसिकली आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है कि CPEC फंदा है हमारे लिए या हमारी रिहाई है इनटू फ्रॉम पॉवर्टी, इट डिपेंड्स ऑन कि हम उससे क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। जब हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, जब हमारा प्रोडक्शन ख़त्म हो रही है, जब हमारी एनर्जी जो है वो आउट ऑफ रीच हो रही है, तो वो किस तरह से मेरे लिए? देखें, बड़ी सिंपल बात है। अगर हुकूमत आपको बिजली देगी 15 रुपये में और आप ख़ुद बिजली बना लेंगे 3 रुपये में, तो आपको पागल कुत्ते ने काटा कि आप हुकूमत की बिजली लेंगे। हुकूमत की बिजली उसी वक्त आप लेंगे अगर हुकूमत आपको
3 रुपए वाली बिजली लगाने से रोक देगी, और इस वक्त वो रोका जा रहा है कि मैं अगर अपना बिजली बनाना चाहता हूँ और मैं जाके उसको ले आता हूँ तो मैं नहीं कर सकता अंडर द लॉ। তার মানে ভারত চীন যুদ্ধ হলে ফেঁসে যাবে পাকিস্তান। শুধু ফাঁসা নয়, এই দুটো গোটা দেশটাকেই গ্রাস করে নেবে চীন। আপনারা শুনলেন এই প্রতিবেদনের মাঝখানে যে কি কি নিয়ম কানুনের মধ্যে কি কি নিয়মের বেড়া জালে পাকিস্তানকে ফাঁসিয়ে এই টাকা দিয়েছে চীন, এবং বলেছেন তাদের মধ্যে চুক্তি আছে যে যদি শুধু এখানে না, পাকিস্তানের চীন যেখানেই চুক্তি করেছে টাকা দিয়ে, সেখানে কিন্তু এই চুক্তিটাই বলবৎ যে যদি টাকা ফেরত না হয়, সুদ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু ওই জায়গা, ওই প্রজেক্ট চীনের দখলে চলে যাবে। পাকিস্তানে চীন বন্দর তৈরি করেছে, সেখানে টাকা ইনভেস্ট করেছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিপেক যেটা চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর তৈরি হচ্ছে, সেখানেতে 80% টাকা পাকিস্তান এবং চীনের মানুষ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাকি 20% যে টাকাটা থাকে সেটাও চীন তাদের ধার দিয়েছে। চীন যৌথভাবে যেটা চীন এবং পাকিস্তান দেবে 80%, তার যে টাকা সেটা ধারের টাকা, সেটা থেকে শোধ করতে হবে, সুদ দিতে হবে। এছাড়াও ব্যালেন্স যে 80% 20% পড়ে থাকছে, সে টাকাটাও ধার দিয়েছে চীন, সেই টাকারও সুদ গুনতে হবে। আর আজকে যদি ভারতের সাথে যদি চীনের সত্যিই যুদ্ধ বেঁধে যায়, তাহলে কিন্তু ওই গোল্ডি এয়ারপোর্ট দিয়ে উড়ে যাবে পাকিস্তানের ওই সিপেক, ওই চায়না পাকিস্তান করিডোর, তাহলে সমস্ত স্বপ্ন নির্মূল হয়ে যাবে। আপনারা শুনলেন তো? তাহলে কি সত্যি ভারত চীন যুদ্ধ হবে? আপনারা কি বলেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আজকের এই প্রতিবেদন আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে, আমাদের জানাবেন। আজকের প্রতিবেদন এখানেই শেষ। নমস্কার, জয় হিন্দ।